मई का महीना है, पीटीआई के लिए काफी भारी नहीं है। लास्ट टाइम में 25 मई को शहादतें हुई और बड़ा एहतजाज और मार कुटाई, और इस बार फिर 9 मई को। ये काफी सख्त मई है इनके लिए। तो उसके बाद आप देखेंगे जो यूसुफ रज़ा गिलानी जैसे लोग थे वो भी ज़िया उल हक की कैबिनेट का हिस्सा थे और उन्होंने ज़िया उल हक के साथ मिलकर इंडिपेंडेंट जो इलेक्शन हुआ वो लड़ा थे। और हुआ क्या कि वो पार्टी जो 2 अक्सरियत के साथ आई थी वो 20 सीटें लेने में भी कामयाब नहीं हुई नेशनल असम्बली में। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है बात के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज भी काफ़ी मौज़ूआत हैं। सरफ़हरिस्त उसमें यह है कि काफ़ी लोग पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं पीटीआई, और इस पे काफ़ी लोग जो नाकदीन है वो ये बात कर रहे हैं कि पीपल पार्टी और जब पीएमएल नून पे इस कड़ा वक्त आया था तो उनके जो सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े रहे थे, उन्होंने बड़ी जो जवान मर्दी से सारी सोबतें बर्दाश्त की। तो इसी पे मौजूद पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाज़ सलीम साहब। जी फ़ाज़, क्या कहिएगा? देखिए, इससे मुझे वो शेर याद आ गया कि इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। अब मसला ये है कि जब भी कभी ऐसा मौका आता है तो ये लोग जो बजाय ये बात करने के आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, अखलाकियात क्या कहती हैं, ये लोग इधर उधर निकल जाते हैं और अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आप ये अगर हिस्ट्री पढ़ें तो 1979 में जब भुट्टो को कत्ल किया गया, जुडिशियल मर्डर हुआ भुट्टो का, तो उसके बाद आप देखेंगे जो यूसुफ रज़ा गिलानी जैसे लोग थे वो भी ज़िया उल हक की कैबिनेट का हिस्सा थे और 1985 में पीपल पार्टी के सब इलेक्टेबल्स जो है वो पीपल पार्टी छोड़ के जा चुके थे और उन्होंने ज़िया उल हक के साथ मिलकर इंडिपेंडेंट जो इलेक्शन हुआ वो लड़ा। उसके बाद अगर नून लीग की आप बात करें, नून लीग तो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के इकदार में आई। एक दफा उसको चैलेंज मिला। वो चैलेंज कब मिला? वो 1997 में जब 2 अक्सरियत थी उनकी और उसके बाद मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो नून लीग पे सख्तियां आई। उसके बाद हुआ क्या, हमने देखा कि एक पूरी नई पार्टी नून लीग से बन गई, मुस्लिम लीग काफ बनी और नून लीग के जितने भी लीडर्स थे आज भी जो उनके साथ खड़े हुए नजर आते हैं वो भी सारे के सारे काफ लीग में शामिल हो गए। और हुआ क्या कि वो पार्टी जो 2 अक्सरियत के साथ आई थी वो 20 सीटें लेने में भी कामयाब नहीं हुई नेशनल असम्बली में। तो नून लीग का तो कभी लीडर का वोट बैंक तो था ही नहीं। हमेशा कैसे जीते थे? इलेक्टेबल्स के सर पे जीते थे या वो जीते थे एस्टेब्लिशमेंट के सर पे। तो बेसिकली अब जो पीटी का दौर है हो ये रहा है कि ये जो रूलिंग एलीट है ये सब तमाम पार्टी को सोचना चाहिए वो क्यों ऐसे लोगों को टिकट देते हैं। एक वही रूलिंग एलीट है जो कि वो साइकिल चल रहा है, कभी वो नून लीग में होती है, कभी काफ लीग में होती है, कभी वो पीटीआई में होती है, कभी पीपल पार्टी में होती है और वो घूमते रहते हैं। और वो ऐसे परिंदे हैं जब भी मुश्किल वक्त आता है तो वो घोंसले से उड़ जाते हैं और वो नया घोंसला तलाश करते हैं। तो इसमें पार्टियों को अब ये वक्त आ गया कि इसमें पार्टीज मिच्योर हो और वो उन लोगों को सामने लेके आए जो मुल्क के लिए कुछ करें। क्योंकि जो आप एज एमएन एमपी इलेक्शन लड़ते हैं ये इसलिए नहीं होता कि आप बिजनेस करें और आप अपना नाम बनाएं, ये इसलिए होता है कि आप मुल्क की खिदमत करें, आप कानून साजी करें। तो नहीं तो फहद, ये जिस आप वो पार्टी तोड़ने में, क्रश करने में किसी हद तक कामयाब हो रहे हैं, कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, कुछ रुक भी रहे हैं, कुछ जैसे लोगों ने फर्म स्टैंड भी लिया जिनका आपने नाम लिया, मुराद सईद हो गए या और जो दीगर लोग हैं, इवन के शाह महमूद कशीर भी स्टैंड लिया, इवन के जो कल जो उन्होंने कहा असद उमर ने कि आपको सिर्फ ओहदा छोड़ा, पार्टी नहीं छोड़ी, उस पर काफी मजाक भी हुआ अदालत में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, हम आपको छोड़ भी दें। तो क्या आप ये इलेक्शन करा लेंगे? यानी कि आप इसका क्या आप देखें, फ्यूचर में क्या इलेक्शन होते देख रहे हैं? देखिए, अगर आप हम फ्यूचर की तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अल्लाह ही जानता है, लेकिन अगर आप पास देखें तो पास में होता क्या था? पास में ये होता था पाकिस्तान में कि जब भी आप कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग तोड़ते थे तो उसके बाद वो इलेक्टेबल्स अब आपसे टिकट नहीं लेते थे और आप किसी नए बंदे को टिकट देते थे। मिसाल के दूंगा मैं आपको 2018 में जंग के जो इलेक्टेबल्स थे नून लीग के वो छोड़ के पीटीआई में आ गए। लेकिन जब वहां पे इलेक्शन हुआ तो नून लीग ने जिसको टिकट दी वो लोग 10,000 वोट भी नहीं ले पाए क्योंकि पार्टी वोट बैंक नहीं होता था। लेकिन मुझे ये लगता है कि नून लीग को आज भी ये डर होगा कि इमरान खान को मैनेज किए बगैर, उसको मारे बगैर या उसको काजी फाजिसा के जरिए जेल में डाले बगैर 10-10 साल के लिए वो ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक इमरान खान बाहर है तो ये इलेक्शन करवाएंगे, ये किसी सूरत इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और दूसरे नंबर पे एक और बात होती है, आप देखें कि जंग जब हो रही होती है ना तो जंग में जब तक सिपा सलार जो है वो डटा रहता है ना तो वो कभी भी जो है ना वो आप दूसरी पार्टी विक्ट्री क्लेम नहीं कर सकती। नीचे जो फौजी जो है पिछले जो आपके जो होते हैं पुराने जमाने में जब जंगें होती थी सिपाही आके मरते भी रहते थे तो नहीं आते रहते थे, बंदे खत्म हो जाते तो खवातीन आ जाती थी। लेकिन जब तक सिपा सलार को नहीं आप मारते थे तब तक आप जंग नहीं जीतते थे। तो नून लीग में क्या होता था? नून लीग में हमेशा ये होता था कि जो सिपा सलार है वही दौड़ जाता था जब वक्त आता था, बाकी तो लोग खड़े रहते थे। सिपा सलार कभी जद्दा दौड़ जाता था, कभी आजकल लंदन दौड़ा हुआ है। यहाँ पे इमरान खान जो है वो अभी तक डटा हुआ है। जब तक इमरान खान डटा रहेगा तब तक पीटीआई को कोई नहीं हरा सकता। पीटीआई को तब हरा सकते हैं जब तक इमरान खान जो है वो गिव अप कर देगा और इमरान खान जो है वो पीछे हट जाएगा। तो इस सिलसिले में क्या कोई नई पार्टी भी जन्म वजूद में आ रही है जिसको किंग्स पार्टी कहते हैं, जिसमें सुना था जंगीर तरीन लीड करेंगे या किसकी क़यादत करेगी, इस किस्म की भी कोई प्लानिंग में है? लेकिन लोग कुकअप हो रहा है चीज, ये पता नहीं कौन बेवकूफ लोग जैसी बातें करते हैं। जहांगीर तरीन की ये औकात है कि आप देखेंगे जब इलेक्शन हुए थे बाई इलेक्शन तो जहांगीर तरीन अपने हल्के में तीसरे नंबर पे आया। जहांगीर तरीन अपना हल्का नहीं जीत सकता, जीतना तो दूर की बात है वो मुकाबला नहीं कर सकता।
तो जब वो मुकाबला नहीं कर सकता तो वो क्या पार्टी बनाएगा? जहांगीर तरीन का आप मुझे बताया लाहौर में, फैसलाबाद में, पिंडी में, किसी भी शहर में 100 वोट भी है किसी हल्के में, वो एक यूनिट कौंसिल का चेयरमैन नहीं लड़ सकता, तो पार्टी क्या बनानी है? देखिए जो वोट बैंक है इस टाइम, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, जो वोट बैंक है वो या इमरान खान का है, ये इमरान खान के बाद जो अगर मुकाबले कर सकते हैं इमरान खान का, वो नून लीग का है। उसके अलावा पूरे पंजाब में किसी और का कोई वोट बैंक नहीं है। इसलिए कोई पार्टी जो है ना, वो कोई किस्म की पार्टी बन भी जाए तो वो बस ऐसे ही है, वो बुरा नाम होगी, वो कर कुछ नहीं सकेगी। अच्छा, नहीं ये अदलिया के सारे किरदार में क्या, पूरे सिनेरियो में क्या किरदार है? आज भी समात होती रही, यानी 23 को होनी थी, फिर वो भी समात अब पीर पर उन्होंने डाल दिया। वो क्या, मतलब क्या वो उस पर नजर सानी पे अपील कर रहे हैं? 3 दफा पहले डेट चेंज हो चुकी है, वो आपस में पता नहीं कुछ समझ नहीं लग रही, मुकालमा करी जाते हैं, आगे डेट डाली जाते हैं, इलेक्शन वहीं पे कोई पता आता नहीं है। जो इंटरनल सेटअप्स है वो आगे तूल पकड़ी चले जा रहे हैं, और जो इस वक्त जो ज़ेर अताब पार्टी है पीटीआई, उस पर जुल्म करते चले जा रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। देखिए ये तो जब से रिजीम चेंज हुआ है, ये बंदयाल साहब के बारे में मैं पीटीआई वाले लोगों को बार बार एक ही बात कहता रहा कि आप लोग इस बंदे पे भरोसा ना करें, क्योंकि देखिए होता क्या है, जब आप एक जुल्म हो रहा होता है, लट से एक स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, डाकू आके जो है वो एक शहरी को लूट रहे हैं, और एक पुलिस वाला सामने खड़ा देख रहा है, और वो देख रहा है, और एक वारदात होती है, दूसरी वारदात होती है, तीसरी वारदात होती है। जब 10 वारदातों में पुलिस वाला नहीं हिला, तो आपको क्या लगता है वो 11वीं वारदात पे हिलेगा? तो 1 साल से हर महीने कोई ना कोई इवेंट हो रहा है। यास्मीन राशि जैसी बुजुर्ग औरत पे जो है वो पुलिस वालों ने तशद्दुद किया, लेकिन बंदयाल साहब नहीं जागे। रिजीम चेंज होने की सिर्फ एक पहली रात बंदयाल साहब जागे थे, जब उन्होंने सोमोटो लिया था। उसके बाद जब भी कोई मसला हुआ बंदयाल साहब नहीं जागे, तो जब वो पहले नहीं जागे तो अब कब जागेंगे? और अब आपने एक और चीज नोट की होगी, अब आप देखें कि जब दोबारा उनकी सांस में बात आई है तो वो फिर जाग गए हैं। अब बड़ी जल्दी बेंच बन गया, और कल उन्होंने समात के लिए, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अब ये जो ऑडियो लीक के खिलाफ बेंच की तश्कील है, लार्जर बेंच है, इसकी ये कहाँ से, किसकी दरखास्त पे, और क्या इसका क्या सिनेरियो है? देखिए सिनेरियो इसके अंदर सिंपल सा है। इसके अंदर सिनेरियो ये है कि इसमें बंदयाल साहब की ज़ात इन्वॉल्व हो गई है, उनके घर का मामला अब आ गया, तो इसमें तो वो नोटिस लेंगे। और मैं आज आपको भी बता देता हूँ, कल होगा क्या, कल वो जो है वो जो हुकूमत ने कमीशन बनाया था वो उसको काम से रोक देंगे। वैसे तो वो कमीशन भी मेला फाइड इंटेंट था, क्योंकि रीजन ये है कि जब पहले नंबर पे तो हमने ये उसमें करना था कि ये ऑडियो लीक्स आई कहाँ से, कौन है जो रिकॉर्ड कौन करता है, उसके पास क्या उसको करने का मैंडेट भी है कि नहीं? मैंडेट भी है। और दूसरे नंबर पे ये कि इन्वेस्टिगेट तो तब होगा, एक आम शहरी तो आजाद होते हैं, कोई सरकारी जो बंदा है वो कोई बात कर रहा हो, वो कोई ऐसी बात कर रहा हो, आम शहरी तो आजाद है ना अपनी राय देने के लिए। एक बंदा कहता है कि मैं नवाज का सपोर्टर हूं, तो उसकी राय उसको आपको एक्नॉलेज करना चाहिए। कोई कहता है मैं पीटी का सपोर्टर हूं, तो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, चाहे उसका शौहर किसी भी ओहदे पे हो, चाहे उसका जो है वो बेटा किसी भी ओहदे पे हो, हर बंदा अब आजाद है। तो ये तो बड़ा मेलाफाइड इंटेंट था, लेकिन मसला ये है कि जब बंदयाल साहब के घर की बात आई है तो फौरन नोटिस हो गया है। वैसे मुल्क 1 साल से जल रहा है, इस सब में जिम्मेदार सबसे ज्यादा जो है वो बंदयाल साहब है, क्योंकि देखिए बात सिंपल सी होती है, कुछ ओहदे ऐसे होते हैं जब आप वो कैरियर के लिए उसमें नहीं आप आते, आप तनख्वाह के लिए 14,000 तनख्वाह के लिए आप नहीं आते। एक सिपाही जो सरहद पे खड़ा होता है, जब वो वर्दी पहन लेता है तो वो कैरियर के लिए नहीं आता, क्योंकि अगर वो कैरियर के लिए आएगा तो जब भी आगे से दुश्मन हमला करेगा तो वो भाग जाएगा, वो खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी तनख्वाह उसकी जान से ज्यादा कीमती नहीं है। वो जब मुल्क के सर्व करने के लिए आते हैं ना, जब वो जिहाद के जज्बे से आते हैं। कोई सीट होती है जो जज्बा ईमानी के तहत वो वहां पे हिफाजत कर रहा होता है, वो तनख्वाह या पैसों के लिए नहीं कर रहा। तो अगर तो आपने अपनी सीट देखनी है, आपने अपने बीवी बच्चे देखने हैं, तो आप डिजर्व ही नहीं करते कि आप इस सीट पे आके बैठ सकें। देखिए वो जो बेचारे जो हमारे जो शोधा है, जो हमारे फौजी हैं, वो सरहदों पर जाने दे रहे होते हैं, उनके क्या बच्चे नहीं होते? उनके तो बेचारे जवान बच्चे होते हैं जिनको अपने बाप की सख्त जरूरत होती है। आपके बच्चे तो अब शादीशुदा होंगे, आपके बच्चों को तो आपकी जरूरत नहीं है, तो आपका काम था जिहाद करना, आपका तो काम था खड़े रहना। लेकिन आपने बदकिस्मती से अपने बीवी बच्चे देखे, आपने अपनी तनख्वाहें देखी, और आपने जो है वो गिव अप कर दिया। तो नहीं, जो आपने बड़े शोधा की बात की, तो आज एक यौम शोधा भी मनाया जा रहा है, इस पे क्या है आपका तज़किया, ये क्या, इसकी क्या जरूरत पेश आनी पड़ी? देखिए ये बदकिस्मती है नून। इसी का एक जिमनी सवाल मैं और भी कर रहा हूँ, ये स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के बच्चे सड़कों के किनारे पकड़ के झंडियां ला रहे हैं, पाक फौज के नारे लगा रहे हैं। आज से पहले ये देखने में तो चीज नहीं आई, कभी इस तरह की जरूरत पेश आई हो फौज को, हमारे इदारों को, या ये आज क्या जरूरत पेश आ गई, ये वो इस मैच पे कैसे आ गए कि ये करने की जरूरत पेश? ये मुझे लगता है कि नून लीग जो है ना वो शायद इंडिया की स्ट्रेटेजी पे चल रही है। देखिए आपने कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर कोई डिवीजन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इस्लाम है ना, इस्लाम के नाम पे कोई डिवीजन नहीं है, इस्लाम का रूल अगर बनेगा उस पर कोई डिवीजन नहीं है। इसी तरह फौज है, इसी तरह शोधा है, उन पे कोई डिवीजन नहीं है। तो आप जब आपका सियासत आपकी दाव पे है, तो आप शोधा के पीछे क्यों छुप रहे हैं? आप कौम को क्यों डिवाइड कर रहे हैं? आपको पता है कि इमरान खान की इस टाइम पॉपुलैरिटी 60% 70% है। मिडिल क्लास फैमिलीज जिनसे मेजोरिटी ऑफ शोधा जो है वो बिलोंग करते हैं, वो इमरान खान के पीछे खड़ी हैं। आप सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए, आपको पता है कि आप इलेक्शन में उसका मुकाबला नहीं कर सकते, उसको उसकी पार्टी बैन करने के लिए, उसको अंदर कराने के लिए आप बड़ा गलत कार्ड खेल रहे हैं। और आप दुश्मन देखें,
बांग्लादेश में क्या हुआ था? बांग्लादेश में तो ये हुआ था ना कि शेख मुजीबुर रहमान ने मेजोरिटी ले ली, इलेक्शन हो गया, मेजोरिटी ले ली, भुट्टो ने उसको कबूल नहीं किया, और कुछ लोगों ने इस्टेब्लिश, अयूब खान ने भुट्टो के साथ मिलके शेख मुजीबुर रहमान को आने नहीं दिया। वहां पे लोगों के अंदर लावा पकता गया। शेख मुजीबुर रहमान ने तो बगावत नहीं की, लेकिन दुश्मन ने उसका फायदा उठाया और आज वो मुल्क हमसे अलहदा हो गया। देखिए, जो शोधा है ना, वो हमारा फख्र है, चाहे वो वर्दी में है चाहे बगैर वर्दी के। मुल्क के लिए जो भी निकला है ना, वो हमारा फख्र है। जो पुलिस के शोधा है, जो फौजी जो शोधा है, उसके अलावा जो सिविलियन है जो मुल्क के लिए किसी प्रोटेस्ट पे निकलते हैं। देखिए, जो जो 24-25 लोग शहीद हुए हैं उस दिन, जिस दिन 9 मई को, तो वो भी तो शहीद है ना, वो भी तो मुल्क के लिए निकले हैं। आप उनके नजरिए से एग्री करें या ना करें, लेकिन वो किसी अपनी जात के लिए तो नहीं निकले थे। वो तो, उनके पास तो ना एमएनए की टिकट थी ना एमपी की टिकट थी, ना उन्होंने मिनिस्टर बनना था, वो तो मुल्क के लिए निकले थे ना। तो बजाय आप डिवीजन, ये नून लीग को चाहिए कि इस पर डिवीजन ना करें, हमारे मुल्क पे रहम करें। हमारा जो शोधा है ये हमारा फख्र है। शोधा का एक दिन नहीं, ये 365 दिन शोधा के नाम है। वो जो अपने बच्चों को पीछे रख के, आप देखें, मैं अब आपको एक बात बताता हूँ। जो पॉलिटिकल पार्टीज है, आप पीटीए की मिसाल ले लें, पीटीए वाले लोग बड़े नजराती और बड़े जो है वो आप कहें तीसमार खान तो बनते हैं, लेकिन जहां पे आंसू गैस की और लाठीचार्ज की बात आती है, तो आप देखें लाहौर जैसी 1.5 करोड़ की आबादी में भी 1 लाख बंदा भी नहीं निकल पाता। जब अमन होता है तब तो पूरा मीनार पाकिस्तान में लाखों लोग निकल आते हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो वो नहीं निकल पाते। लेकिन आप उस फौजी का सोचें जो बॉर्डर पे खड़ा होता है और दुश्मन हमला करता है, खुद कुछ बमबार हमला करता है, तो वो उसको बाहों में ले लेता है और अपनी जिंदगी दे देता है। तो उनका तो जो पाँव की मट्टी है ना, कोई उसके बराबर भी नहीं है। लेकिन उस पर सियासत ना करें, खुदा का वास्ते हाथ जोड़ के मैं नून लीग के लिए कहता हूँ कि शोधा पे सियासत ना करें। वो हर एक का फख्र है। देखिए, अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने लोगों से, ये भी लोगों को कहते हैं वो सुना, जो कि बड़ी गलत बात है। लोग ये बात कर रहे हैं, कहते हैं अगर शहीद हुआ तो वो तो उसको सैलरी मिल रही थी ना, उसका तो काम था। वो शहीद हुआ तो उसकी फैमिली को जो है वो प्लॉट मिला है, उसको घर मिले हैं, तो उनकी तो मौज लग गई है। ये बातें नहीं होनी चाहिए। जो जो भी कुछ मिला है, ठीक है, मिला, अच्छी बात है, बाकियों को भी मिलना चाहिए, लेकिन शोधा पे सियासत नहीं होनी चाहिए, शोधा पे कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए। वो सबका फख्र है और हमें अपनी पॉलिटिक्स के लिए शोधा को सामने नहीं लेके आना चाहिए। अच्छा फहाद, एक ज़िमनी सवाल है, कहा गया, आपने शोधा का काफी जिक्र किया, ये मई का महीना है, पीटीआई के लिए काफी भारी नहीं है? लास्ट टाइम में 25 मई को शहादतें हुई और बड़ा एहतजाज और मार कुटाई, और इस बार फिर 9 मई को, ये काफी सख्त मई है इनके लिए। देखिए, जब जदोजहद करते हैं ना आप, तो जदोजहद में सख्तियां तो आती हैं। कोई भी जदोजहद जो है वो तो सख्तियों की आपने बात की, जद्दोजहद के साथ एक सारे और क्वेश्चन आप जोड़ रहे हैं और इकट्ठे जवाब दे दें कि ये जो सारे इमरान खान और पीटीआई पे ज़ेरे इताब है आजकल, कुछ लोग इसको अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर रहे हैं और बड़ा बढ़ चढ़ के आगे इसको अपना ना, इस पे खुशियां मना रहे हैं। बल्कि साल पहले वही लोग इस पे गालियां दे रहे थे एस्टैब्लिशमेंट को और फौज को, मजामत होगी तो मुफाहमत होगी, इस नौयत के मामला, आज वो विक्ट्री डिक्लेयर कर रहे हैं। ये मई और ये विक्ट्री दोनों का इकट्ठा जवाब दें। देखिए, ये आप शायद आपका इशारा मरियम नवाज की तरफ है। देखिए, विक्ट्री डिक्लेयर जो है ना, वो करती है हिस्ट्री। ये जब वक्त आएगा तो पता लगेगा कि कौन जीता और कौन हारा। दोनों का नजरिया फर्क है। अब मरियम नवाज और नून लीग की सियासत जो है वो 1983 से लेके ज़ियाउल हक के टाइम से लेकर आज तक उनकी सियासत ये रही है कि इक़्तिदार में आना है, कोई नजरिया नहीं है, जो मर्जी गोद में बिठा के हमें ले आए, हम आने के लिए तैयार हैं। नहीं आएगा तो हम मुल्क को डिवाइड करेंगे, हम मुल्क को खोखला करेंगे। जो उन्होंने मुल्क को लूटा है वो तो अलग है, इखलाकियत उन्होंने अलग तबाह किया। अब आप देखें ना, शोधा को इस्तेमाल करके मुल्क को डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड ना करें, शोधा सबके हैं, वो सब लोगों के हैं। इवन वो जो बेचारे बच्चे हैं जो आज जेलों में 10,000 आपने जो वर्कर्स पकड़े हुए हैं, उनके भी शोध हैं। तो आप मुल्क को डिवाइड ना करें, ये मुल्क को इकट्ठा रखने का हमारा, आप इकोनॉमी देखिए हम किधर जा रहे हैं, हमारा वो लावा है जो फटने वाला है। तो ये हम जो है ना, एक दूसरे का बाजू बनने का वक्त है, हमें इकट्ठा होने का टाइम है। हमने इकट्ठा होने डिवीजन नहीं लेके आनी। ये आप डिवाइड ना करें। लोग समझदार हो चुके हैं, लोग आप बेवकूफ नहीं बन सकते। जो इस तरह की विक्ट्री है, वो तो देखें, मसला ये है कि ये आपको हिस्ट्री बताएगी। अगर आपने किसी के लाश के ऊपर पांव रख के आपने जो है वो विक्ट्री डिक्लेयर करनी है, तो वो ठीक है, फिर आपको मुबारक हो। जी नाज़रीन, आज की गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई, इस पे अपने ख्यालात और तासुरात का इज़हार कीजिएगा और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सबको हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।